इस लेक्चर के अंदर मैंने इतने ज्यादा क्वेश्चंस तुम्हें एक्सप्लेन कर दिए हैं जो कि किसी भी वन शॉट लेक्चर से ज्यादा हेल्पफुल होगा। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन समझाऊंगा, तो बस ध्यान से सुनो। ये हमने बेसिकली एक वायर लिया और उस वायर को हमने मोड़ करके सर्कुलर शेप दे दिया, तो ये बन गया एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस लेक्चर के दौरान तुम्हें एक्सप्लेन किया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं। अगर से बेसिक बोर्ड वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेना। तो इस चैप्टर से आई डोंट थिंक कि तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में छूटने वाला है। भाई साहब, जितने भी पेपर मैंने देखा प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें कोई भी ऐसा सिंगल सेट नहीं था जिस सेट के अंदर इस पर बेस्ड क्वेश्चन ना पूछा गया हो। देखो, थंब इस डायरेक्शन में, हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इसी डायरेक्शन में मार्क करना है। तो सभी साथियों को महादेव। आज का ये सेशन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के 10 सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस, जो कि ऑब्वियसली बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। बट क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप ये देख लो कि मैंने इन क्वेश्चंस को कहां से प्रिपेयर किया है। तो इसके लिए मैंने हेल्प लिया ओसवाल पब्लिकेशन के इस लास्ट 10 ईयर सॉल्व पेपर्स का, इसके साथ ही एमटीजी पब्लिकेशन के इस लास्ट 10 ईयर सॉल्व पेपर्स का, एंड दिशा पब्लिकेशन के इस लास्ट 10 ईयर सॉल्व पेपर्स का। इसके साथ ही मैंने कुछ और बुक्स को भी कंसीडर किया, जैसे कि रचना सागर के इस बुक का एंड एडुकार्ड के भी बुक का। लास्टली मैंने सीबीएसई के कई सारे सैंपल पेपर्स को भी चेक किया, एंड जहां से मैंने सबसे ज्यादा हेल्प लिया वो है ये बुक। ये बुक नहीं है, ये सीबीएसई के कई सारे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं जिन्हें मैंने इस तरीके से कंपाइल किया है। तो इन सभी का एनालिसिस करने के बाद मेरे सामने अबाउट 30 to 40 ऐसे क्वेश्चंस आए इस चैप्टर से। 30 to 40 ऐसे क्वेश्चंस थे मेरे सामने जो कि कई सारे डिफरेंट सेट्स के अंदर या फिर कई सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर रिपीटेड क्वेश्चंस थे। और इन्हीं 30-40 क्वेश्चंस में से मैंने सेलेक्ट किया है 10 क्वेश्चंस, जैसे कि यहां पर हम अभी डिस्कस करेंगे पूरे तरीके से, ठीक है। बट इसके साथ ही मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूंगा, यानी कि टोटल मैं आपको 10 और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा जो कि अनसॉल्व्ड होंगे। लेकिन ये सभी क्वेश्चंस, सभी के सभी 20 क्वेश्चंस इन्हीं 30-40 क्वेश्चंस का ही पार्ट होंगे। तो आप बाकी के 10 अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को भी हल्के में मत लेना, इन्हें आप अच्छे से सॉल्व करना। आंसर आप मेरे साथ कमेंट में डिस्कस कर सकते हो। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप ये देख लीजिए कि इस चैप्टर से 5 सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक कौन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है जो कि सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हुआ मेरे अकॉर्डिंग, वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राइट 2 और 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डिफाइन व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की किसी प्रॉपर्टी को देकर उसके अबाउट भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बहुत ही डिटेल में समझना। देख सकते हो कितने ईयर्स के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन इस पर बेस्ड हैं। 24, 22, 21, 20, 2017, 16, 15, 14, कई सारे ईयर्स के अंदर इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है राइट हैंड थंब रूल। तो यहां से आपसे राइट हैंड थंब रूल का स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, या फिर किसी डायग्राम में कोई फिगर देकर वहां पर आपको राइट हैंड थंब रूल का एप्लीकेशन पूछा जा सकता है। तो आप राइट हैंड थंब रूल इसे भी प्रिपेयर कर लेना, ये भी कई ईयर्स के अंदर रिपीटेड टॉपिक है। नेक्स्ट सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का भी मैंने बहुत सारा क्वेश्चन देखा जो कि रिपीट हो रहा था। आपको शायद ईयर्स देखकर ऐसा लगे कि ये कम टाइम रिपीट हुआ है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन था इस पर बेस्ड। सोलेनॉइड का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, जैसे कि आपसे सोलेनॉइड का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, या फिर सोलेनॉइड के अंदर अगर कुछ चेंजेस किए जाए, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाया जाए या फिर करंट को बढ़ाया जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड पर क्या इफेक्ट होगा। सोलेनॉइड और बार मैग्नेट के बीच क्या क्या सिमिलरिटीज हैं या क्या डिफरेंसेस हैं। सोलेनॉइड की हेल्प से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना सकते हैं। तो सोलेनॉइड के अबाउट बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सोलेनॉइड टॉपिक को आप बहुत ही डिटेल में समझना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इस रूल पर बेस्ड आपसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। लेफ्ट हैंड रूल का स्टेटमेंट क्या होता है ये डिफाइन आप करो, या फिर कोई अगेन फिगर देकर आपसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का एप्लीकेशन पूछा जा सकता है। तो इसे भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेट के अबाउट भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंसेस होते हैं या क्या सिमिलरिटीज होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाया जाएगा, कैसे घटाया जाएगा, इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, तो इसके अबाउट भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन 5 टॉपिक्स को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ना इस चैप्टर से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक्स हैं। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक और टॉपिक आप इसमें ऐड कर सकते हो, विच इज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड a
स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो इसे भी आप ऐड कर लेना अपने टॉपिक्स के अंदर। इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करना। चलिए अब हम इस चैप्टर पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। आप यहां पर देख सकते हो कि ये क्वेश्चन कितने टाइम्स रिपीट हुआ है। 24 में आ चुका है, 21 में, एंड कई बार ये डिफरेंट सेट्स में भी रिपीट होता है। सेट को मैंने मेंशन नहीं किया है, मैंने केवल यहां पर ईयर को मेंशन किया है। क्वेश्चन सेज दैट व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो पहले हम इस क्वेश्चन के कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक और नाम भी होता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही कहा जाता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो नाम भी आप याद रखिएगा, दोनों का सेम ही मतलब है। तो एक तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन और दूसरा टर्म है मैग्नेटिक फील्ड। कई बच्चों को लगता है कि ये सेम ही चीजें हैं, नहीं, ये डिफरेंट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ इमेजिनरी लाइंस होते हैं जिसे हम इंसानों ने ड्रॉ किया है मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए। हमारा एक्चुअल जो काम था वो था मैग्नेटिक फील्ड को समझना, और मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर दिए जिनका नाम है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो किसी भी मैग्नेट के अराउंड, ठीक है, ये अगर एक बार मैग्नेट है तो इसके अराउंड एक ऐसा रीजन होगा जिस रीजन में ये मैग्नेट अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन दिखा पाएगा। सिंपल शब्दों में मैग्नेट अपना स्ट्रेंथ वहां पर दिखा पाएगा। इस रीजन को कहेंगे मैग्नेट के अराउंड, इस रीजन को ही हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। और इसी मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए हम हेल्प लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। मैग्नेटिक फील्ड का आप ऐसा यूनिट याद रख सकते हो, इसका ऐसा यूनिट होता है टेस्ला। ठीक, निकोला टेस्ला के नाम पर इसका ऐसा यूनिट है टेस्ला। तो ये सारी बातें आप याद रखो। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एक और पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ ही साथ इसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो ये कुछ बेसिक बातें थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो, एक तो तुम्हें पूरे क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए, स्टेटमेंट याद होना चाहिए, बट सभी क्वेश्चन का हिंट भी तुम्हें याद होना चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन में अगर पूरा का पूरा स्टेटमेंट तुम्हें ना याद आए तो तुम एक वर्ड याद करके जाओ ऐसा जिससे तुम उसके अराउंड आंसर्स को फ्रेम कर लो। तो इसके लिए मैं तुम्हें आंसर दूंगा क्वेश्चन नंबर 1 का। इसके लिए तुम वर्ड याद रखना डायरेक्शन। डायरेक्शन इसका आंसर है। अब इसे हम डिटेल में समझते हैं। सपोज कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये कर्व होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व भी हो सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट भी हो सकते हैं। यहां पर मैंने एक कर्व मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ किया है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और अगर मैं एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूं कि ये आपस में इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्ट का मतलब ये कहीं पर जाकर मिल रहे हो, तो ये हो गया दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर हम देख सकते हैं कि ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेट से पॉइंट पी पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन समझाऊंगा, तो बस ध्यान से सुनो। इस पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का काम ये होता है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर, ये जो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, केवल इसे देखना, इस लाइन पर किसी भी पॉइंट पर, ये रहा एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करें, टेंजेंट आपने मैथमेटिक्स में सीखा होगा कि टेंजेंट क्या होता है, किसी भी कर्व पर या सर्कल पर अगर हमें एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें, ध्यान से सुनना, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करे जो कि उस कर्व को या फिर उस सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर टच कर रहा हो, तो ऐसे किसी लाइन को कहा जाता है टेंजेंट। टेंजेंट किसे कहते हैं? एक ऐसे लाइन को कहते हैं जो कि किसी सर्कल या किसी कर्व को किसी एक पॉइंट पर टच करे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ कर दें तो वहां पर हमें डायरेक्शन मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। फिर से स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ कर दें तो ये टेंजेंट हमें उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। ये प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब अगर हम इस पॉइंट P को देखें और इस पॉइंट पर मैग्नेट टेंजेंट को ड्रॉ करें, तो सपोज कि एक टेंजेंट मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, ठीक है, और एक टेंजेंट मैं इस वाले मैग्नेटिक फील्ड के लिए ड्रॉ करूं, देखो ये कुछ इस तरीके से आएगा।
तो पॉइंट पी पर तुम यहां पर देख सकते हो कि यहां पर दो दो टेंजेंट्स मैंने ड्रॉ कर दिए, और टेंजेंट हमें क्या बताएगा? टेंजेंट हमें डायरेक्शन देगा। किस चीज का डायरेक्शन? ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। लेकिन अब तुम ध्यान दो पॉइंट पी पर। पॉइंट पी पर मैंने दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए, ये देखो, एक नीचे आ रहा है और एक इस साइड जा रहा है। एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का दो दो डायरेक्शन मैंने इस पॉइंट पी पर दिखा दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यही है हमारा आंसर कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे यानी कि मिलेंगे, तो उस पॉइंट पर दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया जाता है, और ये दो टेंजेंट्स दो पॉसिबल डायरेक्शंस दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। इसे और आसानी से समझो, भूल जाओ ये टेंजेंट वगैरह, ये सारी चीजें हटा दो। अगर हम यहां पर एक मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं, मैग्नेटिक कंपास का काम होता है कि ये हमें डायरेक्शन बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। अगर इस मैग्नेटिक कंपास को उठाकर पॉइंट पी पर रख दिया जाए, तो अब सोचो यहां पर दो दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसे दिखाना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली मैग्नेटिक कंपास किसी एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर सकता है, और अगर ये मैग्नेटिक कंपास को यहां पर हम रखें तो इसे दो दो डायरेक्शंस दिखाना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है फिजिकली। बट इसे हम आंसर में किस तरीके से लिखेंगे, चलिए हम देखते हैं। तो आंसर ये है कि इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, देन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ द सेम मैग्नेटिक फील्ड। एक ही मैग्नेटिक फील्ड का वहां पर दो दो डायरेक्शंस हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना है अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ गया, या फिर अगर आप चाहो तो स्टेटमेंट को इस तरीके से भी लिख सकते हो कि if two magnetic field lines intersect at a point, then the compass needle will have to show two possible directions at that point, which is not possible. तो आप इस स्टेटमेंट को लिखो या फिर आप मैग्नेटिक कंपास वाले स्टेटमेंट को लिखो, दोनों ही बातें सही हैं। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। तो चलो अब सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज दैट व्हाई आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज क्लोज्ड लूप्स, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप में ही क्यों होते हैं। अब बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो केवल 4 बार ही रिपीट हुआ है। देखो, अब हर बार ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन को रिपीट कर दिया जाए। कई बार क्वेश्चंस के अंदर छोटे बहुत चेंजेस करके भी क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप क्यों बनाते हैं हमेशा, और अगला क्वेश्चन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा किसी भी मैग्नेट के राउंड। तो तुम जानते होगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न किसी भी मैग्नेट के राउंड होता है इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप। तो लो, यहां पर भी सर्कुलर लूप, यहां पर भी सर्कुलर लूप। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं रिपीट होते हैं, लेकिन उससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है। अच्छा, यहां से एक और बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये जो पैटर्न है ना, इसे तुम चारों ही डायग्राम्स के लिए याद रखना। चारों का क्या मतलब है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न अराउंड अ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न अराउंड अ सर्कुलर लूप, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न अराउंड सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के लिए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर और बार मैग्नेट। इन चारों के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बार बार ड्रॉ करो, इससे प्रैक्टिस कर लो। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है? केवल ईयर पर मत जाना, मैं बता रहा हूं, इसे याद कर लेना, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। चलो, इसका आंसर कैसे करेंगे? अच्छा, इसका मैं तुम्हें दो आंसर्स बता रहा हूं, एक पॉसिबल आंसर बता रहा हूं। अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी बना तो ये काम आ जाएगा तुम्हारे। पहला आंसर ये है, इसके लिए क्वेश्चन 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका पहला आंसर ये है, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, ये वाला जो आंसर है ना, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन के लिए। कई बार क्वेश्चन सिमिलरली तुम्हें स्टेटमेंट नहीं पूछकर असर्शन रीजन में क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाता है, केस स्टडी में चेंज कर दिया जाता है, लेकिन इससे क्वेश्चन का आंसर नहीं चेंज होगा, ठीक है? अगर ये क्वेश्चन असर्शन रीजन में आ जाए तो असर्शन ऐसा होगा, असर्शन में ये स्टेटमेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप।
ये असर्शन का स्टेटमेंट हो जाएगा, और रीजन में लिखा होगा मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर से बेसिक बोर्ड वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेना। तो ये एक न्यू क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं पर भी पूछा नहीं गया इस तरीके का, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, और ना ही ये स्टेटमेंट कभी आया है। इस स्टेटमेंट का मतलब मैं तुम्हें बता देता हूं। मोनो का मतलब होता है सिंगल, पोल का मतलब तुम समझते हो कि नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि केवल नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, केवल साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब भी मैग्नेट एग्जिस्ट होगा, कहीं मैग्नेट होगा, तो उसके दोनों पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों साथ साथ होंगे। सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी इसका आंसर है। लेकिन तुम्हें जो आंसर लिखना है एग्जाम में, वो अब मैं बता रहा हूं, ये वाला आंसर तुम एग्जाम में लिखोगे। पहले हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और फिर मैं स्टेटमेंट भी लिख दूंगा। देखो, अगर ये एक बार मैग्नेट है, इसे हम बार मैग्नेट मान ले, तो ये रहा नॉर्थ पोल एंड ये रहा साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा मैग्नेट के नॉर्थ पोल से स्टार्ट होते हैं, और नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर ये जाकर मिलते हैं मैग्नेट के साउथ पोल पर। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जाकर मिलेंगे मैग्नेट के साउथ पोल पर, ठीक है। इस तरीके से कई सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तुम यहां पर दिखा सकते हो। मैग्नेट के बाहर जो फील्ड लाइंस होंगे वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगे, ये देखो एरो यहां से स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होकर ये जाकर मीट कर जाएगा मैग्नेट के साउथ पोल पर। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर एरो बाहर की तरफ दिखाओ, नॉर्थ पोल से निकल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जाकर मीट करेंगे मैग्नेट के साउथ पोल पर। ये आउटसाइड द मैग्नेट पैटर्न होता है। और इनसाइड द मैग्नेट अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को देखें तो नॉर्थ एंड साउथ में इरेज कर रहा हूं यहां से, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। यहां पर इनसाइड द मैग्नेट ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल करेंगे साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल के टुवर्ड्स। तो इनसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ पोल, अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ पोल। और यही रीजन है कि ये क्लोज लूप बनाते हैं। देखो, जहां से स्टार्ट हुए, अगर साउथ पोल यहां से देख लिया जाए, नॉर्थ पोल से अगर हम देखें तो नॉर्थ पोल से ये फील्ड लाइन स्टार्ट हुआ, ये गया 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 साउथ पोल पर आया और साउथ पोल से फिर वापस से स्टार्ट होकर नॉर्थ पोल पर आकर मिला। तो इस तरीके से इसने क्लोज्ड लूप बना लिया। लूप का मतलब समझते हो ना। सो ये रीजन हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्लोज्ड लूप होने का। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहां से, सपोज कि अगर मैं यहां से नॉर्थ पोल मिटा दूं, साउथ पोल मिटा दूं, और इस तरीके से तुम्हें एक डायग्राम दे दिया जाए क्वेश्चन में और तुमसे पूछा जाए कि मैग्नेट में तुम्हें मार्क करना है कि कहां पर नॉर्थ पोल है एंड कहां पर साउथ पोल है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ए पर कौन सा पोल, पॉइंट बी पर कौन सा पोल। तो पॉइंट ए पर हम नॉर्थ पोल लिख कर आएंगे एग्जामिनेशन में, तुम्हें नॉर्थ पोल लिखना है, क्योंकि देखो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रहे हैं। जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बाहर की तरफ निकलेगा वो होगा नॉर्थ पोल, और जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न अंदर की तरफ तुम्हें दिखे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाते हुए दिखे, वो होगा साउथ पोल। तो दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। अब इसे हम स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखो, ये इसका आंसर हो गया, इसे हम समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल। ओरिजिनेट का मतलब होता है वो वहां से निकल रहे हैं, एंड मीट एट साउथ पोल। जैसा कि हमने देखा कि मैग्नेट के बाहर वो नॉर्थ पोल से निकलते हैं एंड साउथ पोल पर आकर मीट करते हैं आउटसाइड द मैग्नेट, एंड इनसाइड द मैग्नेट दीज फील्ड लाइंस, यानी कि दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम द साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो वही बात है जिसे मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया। तुम स्टेटमेंट को याद रख लेना, यही तुम्हें लिख कर आना है अगर ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे एग्जाम में। तो चलो अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक राइट हैंड थंब रूल। बहुत ही ज्यादा रिपीटेड टॉपिक एंड मैं कहूंगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। केवल ईयर्स पर मत जाना, बहुत ज्यादा रिपीट होता है इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई सारे सेट्स के अंदर एंड कई सारे ईयर्स के अंदर, जैसा कि तुम यहां देख सकते हो। तो जैसा कि मैंने अपने एनालिसिस में पाया, राइट हैंड थंब रूल पर मेनली 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि इस रूल की हेल्प से आखिर हम फाइंड किसे करते हैं। सेकंड, तुमसे डायरेक्टली इस रूल का स्टेटमेंट पूछ लिया जाएगा, या फिर किसी क्वेश्चन में एप्लीकेशन बेस्ड टाइप का कोई क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को करते हैं, स्टार्टिंग विथ कि राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हम आखिर किस चीज को फाइंड करते हैं। तो याद रखना
किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना हो तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल। शेप ऑफ द कंडक्टर से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई भी कंडक्टर हो किसी भी शेप का हो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन फाइंड करना हो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पर यूज किया जा सकता है राइट हैंड थंब रूल। शॉर्ट में याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करते हैं। इट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है भाई वायर, ठीक है। तो किसी भी वायर के अराउंड, किसी भी कंडक्टर के अराउंड जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और स्ट्रेट लॉ। और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर तुम्हें फाइंड करना हो तो तुम यूज कर सकते हो राइट हैंड थंब रूल का। अच्छा, एक और बात, एग्जाम में इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड मत लिख देना या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एमएफएल मत लिख देना, पूरा तुम अच्छे से लिखना, मतलब शॉर्ट में इस तरीके से लिखोगे तो नंबर कटने का चांस है। इलेबोरेट करके लिखना पूरा। ओके, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कि राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सर इस रूल को यूज कैसे करेंगे और इसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आखिर कैसे फाइंड करेंगे, तो चलो इसे समझो। हम यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक, स्ट्रेट कंडक्टर, और इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। आई का मतलब होता है करंट। तो यहां पर हम राइट हैंड को यूज करके किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो अपना राइट हैंड ले लेना, लेफ्ट हैंड का यूज मत कर लेना। तो राइट हैंड को हम प्लेस करेंगे करंट के डायरेक्शन में। राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करना है। तो करंट यहां पर वायर में ऊपर के साइड जा रहा है तो हम थंब को भी ऊपर के साइड रखेंगे। अगर करंट नीचे जाता तो थंब को हम नीचे प्लेस करते। और उसके बाद बाकी जो बचे हुए फिंगर्स हैं उन्हें हमें कर्ल करना है, ठीक, उन्हें टर्न करना है, घुमाना है। तो ये जो कर्लिंग जहां पर आएगा ना, जिस डायरेक्शन में ये फिंगर्स घूम रहे होंगे उसी डायरेक्शन में तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करके दिखाना होगा, ठीक है। इसे और बेटर तरीके से ऐसे समझो। मान लो कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। अगर तुम इस एरो को देख पा रहे होगे, या फिर ऐसे सोचना कि करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट ऊपर जा रहा है इसमें, और ये वायर है पूरा। और इस वायर के अराउंड अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है तो सिंपली हम ऐसे इमेजिन करेंगे कि हमने इस वायर को अपने हाथ में पकड़ लिया, ठीक, और थंब हमेशा, ये थंब कहलाएगा अंगूठा, ये हमेशा करंट के डायरेक्शन में होगा। और करंट है ऊपर तो थंब को मैंने रख दिया ऊपर। अब बाकी बचे हुए फिंगर्स को घुमाओ, ठीक, ये जिस साइड घूमेंगे, जिस डायरेक्शन में घूमेंगे वही होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन। तो देखो मैं तुम्हें इस तरीके से दिखाता हूं, ये रहा। इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पर शो करेंगे। अब ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है उसे हम ड्रॉ करके चेक करते हैं। चलो मैं इसे मार्क करता हूं। देखो थंब इस डायरेक्शन में, हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इसी डायरेक्शन में मार्क करना है। सर्कल्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। तो ये रहा एरो, ऐसे हम ड्रॉ करेंगे। यह है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से मूव कर रहे हैं यहां पर, ठीक। इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं किसी भी करंट कैरिंग वायर के अराउंड। यहां पर हमने स्ट्रेट कंडक्टर का यूज किया, इसी तरीके से हम सर्कुलर लूप वाले वायर के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे। बस सिंपली तुम्हें याद रखना है कि करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो, बाकी बचे हुए फिंगर्स को रोटेट करो। जिस डायरेक्शन में वो रोटेट करें, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या डायरेक्शन है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इस पर्टिकुलर केस के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज। अब ये तो समझते होगे ना कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। जिस डायरेक्शन में घड़ी के जो निडल्स होते हैं मूव करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाता है। ये देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाएगा। क्लॉकवाइज होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो और उसमें करंट का डायरेक्शन तुम्हें दे दिया जाएगा,
करंट सपोज कि ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो तुमसे पूछ लिया जाएगा कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इस क्वेश्चन के लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यहां पर डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर इसी चीज को नीचे से देखा जाए, ठीक है, तो यहां पर डायरेक्शन हम लिखेंगे काउंटर क्लॉकवाइज, अपोजिट हो जाएगा डायरेक्शन। अगर ऊपर से देखने में ये एंटी क्लॉकवाइज हमें लग रहा है, ऊपर से जैसा कि मैंने तुम्हें दिखाया ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो नीचे से देखने में ये क्लॉकवाइज लगेगा। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट। या फिर अगर करंट के डायरेक्शन को अपोजिट कर दें, तो करंट के डायरेक्शन को अपोजिट करने से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर करंट यहां पर नीचे के साइड में होता, तो उस केस में ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाते हैं। सिंपली देखो ना, हमको हम नीचे प्लेस करते और ये देखो ये डायरेक्शन हो जाता, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये सारी बातें तुम ध्यान में रखना। चलो हम स्टेटमेंट देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, सॉरी, राइट हैंड थंब रूल का स्टेटमेंट हम किस तरीके से लिखेंगे। चलो इस स्टेटमेंट को समझते हैं, बहुत ही इजी स्टेटमेंट है। इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड, अगर हम अपने राइट हैंड में इमेजिन करें कि हमने कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ लिया है राइट हैंड में, सच दैट, इस तरीके से कि जो हमारा थंब है वो पॉइंट कर रहा है करंट के डायरेक्शन में। जो थंब है वो अगर करंट को शो कर रहा है, तो उस केस में जो कर्ल होगा, फिंगर्स का जो टर्निंग होगा, कर्ल का मतलब टर्न करना, फिंगर्स का जो टर्निंग होगा वो हमें दे देगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। ठीक है, रूल बहुत ही सिंपल है, स्टेटमेंट भी सिंपल है, बस याद रखना तुम इसे अपने स्टेटमेंट में भी फॉर्म कर सकते हो। थंब को प्लेस कर दो करंट के डायरेक्शन में और बाकी बचे हुए फिंगर्स को कर्ल करो, टर्न करो। ये जो टर्निंग है यही हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन दे देगा। तो ये हो गया स्टेटमेंट। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो चलो अब देखते हैं राइट हैंड थंब रूल के एप्लीकेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था कि तुम्हारे सामने क्वेश्चन में गिवन थे दो वायर्स, पहला वायर है ए बी एंड दूसरा वायर है सी डी, और दोनों ही वायर्स के अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक, यानी कि करंट का स्ट्रेंथ सेम है, और इन दोनों वायर्स के ठीक बीचों बीच एक पॉइंट है जो कि एग्जैक्टली इन वायर्स के बीच में है, पॉइंट पी। और पॉइंट पी पर तुमसे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पूछा गया था। तुम्हें चार ऑप्शंस गिवन थे क्वेश्चन के अंदर। पहला ऑप्शन था वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ है। ऑप्शन बी वर्टिकली डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो बोर्ड के प्लेन के एग्जैक्टली नीचे है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ऑप्शन सी था कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहां पर जीरो है, जीरो मैग्नेटिक फील्ड। एंड ऑप्शन डी में गिवन था मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन, इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ करंट, यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू होगा। अब तुम चारों ही ऑप्शंस को देख लो और अपना आंसर सोच लो। ऑब्वियसली यहां पर तुम्हें यूज करना होगा राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, आंसर सोच लिया, चलो इसका आंसर करते हैं। तो पहले वाले वायर सीडी के लिए अगर हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करें तो करंट का ये डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में हम थंब को प्लेस करेंगे। थंब को हमने प्लेस किया करंट के डायरेक्शन में, और हम अपने बाकी बचे हुए फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे तुम समझना, ये है सीडी वायर, सीडी वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे वो पूरा घूम कर कुछ इस तरीके से बोर्ड के प्लेन से बाहर निकलेंगे। यानी कि पॉइंट पी से यहाँ के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पॉइंट पी से बाहर की तरफ निकलेंगे। इसको मैं कुछ इस तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो ये बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है, बोर्ड के प्लेन से बाहर आ रहा होगा। पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, सीडी वायर से बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो बाहर की तरफ आ रहे हैं। एंड एबी वायर के लिए अगर हम सोचे तो एबी वायर के लिए अगेन हम थंब को इसी डायरेक्शन में प्लेस करेंगे, और ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूमकर कुछ इस तरीके से घूमकर जाएंगे और पॉइंट पी पर नीचे के डायरेक्शन में जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे। तो सीडी वायर से बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बाहर आ रहा है।
AB वायर से जो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो अंदर जा रहा है, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इसीलिए पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका वैल्यू हो जाएगा 0। 0 इसलिए हुआ बिकॉज ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसलिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी तुमसे पूछा जा सकता है। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में गिवन है व्हाट इज अ सोलेनॉइड, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ सोलेनॉइड। तो पहले हम सोलेनॉइड को डिफाइन करते हैं, फिर उसके पैटर्न को ड्रॉ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को। डेफिनेशन बहुत ही इजी है। सोलेनॉइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज अ कॉइल, ये एक कॉइल होता है, ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स, इसके अंदर बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होते हैं, सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड, यहां पर इंसुलेटेड वर्ड को मेंशन करना जरूरी है, इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped in the form of a cylinder। चाहो तो यहां पर ऐड कर दो wrapped closely in the form of a cylinder, क्योंकि ये जो वायर्स होते हैं बहुत ही क्लोजली इन्हें लपेटा जाता है। ठीक है, चलो इसका मतलब समझते हैं। तो सोलेनॉइड बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे एक इंसुलेटेड कॉपर वायर का। ठीक, इंसुलेशन यानी कि उसके ऊपर किसी टाइप का कवरिंग होना चाहिए, पेंट के फॉर्म में या कोई प्लास्टिक कवरिंग, इंसुलेशन होना जरूरी है, इसलिए मैंने लिखा इंसुलेटेड कॉपर वायर। अब इसके बाद तुम ले सकते हो कोई सिलेंडर शेप का कुछ भी, और उसके अराउंड इन कॉपर वायर्स को हमें लपेटना होता है। ठीक है, इन्हें रैप करना होता है, इनके टर्न्स बनाने होते हैं इस कॉपर वायर का। तो ये देखो इस तरीके से हम कुछ टर्न्स बना लेते हैं इस वायर को समझने के लिए, और ठीक इसी तरीके से सोलेनॉइड को भी बनाया जाता है। बाद में हम इसे हटा सकते हैं। ये देखो ये बन गया सोलेनॉइड। अब केवल इसे ले जाकर बैटरी से कनेक्ट करना है। ये कॉइल बन गया ना, ये तो मैंने लिख रखा है, इट इज अ कॉइल। देखो ये कॉइल है ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स, इसमें कई सारे सर्कुलर टर्न्स है, बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स है, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, मैंने यूज किया इंसुलेटेड कॉपर वायर, रैप्ड क्लोजली, यहां पर ये क्लोज नहीं है तो इन्हें हमें क्लोज लेकर आना होगा, बहुत ही नजदीक नजदीक लपेटना है, तो इसलिए मैंने लिखा रैप्ड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। तो जब इन्हें क्लोजली तुम लपेटोगे तो ये सिलेंडर का शेप ले लेंगे। तो ये हो गया सोलेनॉइड। ठीक, बाद में ले जाकर इसे बैटरी से कनेक्ट करना होता है, तब ये सोलेनॉइड की तरह बिहेव करेगा। तो इस डेफिनेशन को तुम याद रख सकते हो कि ये कॉइल है, इंसुलेटेड कॉपर वायर से बना होता है, और इसे हम रैप करते हैं सिलेंडर के फॉर्म में। सो दिस इज अ सोलेनॉइड। अब इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, तो मैं तुम्हें एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हम बनाते हैं पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ सोलेनॉइड। बहुत ज्यादा गलती होता है इस क्वेश्चन के अंदर, तो इसे ध्यान से समझना। पैटर्न को हम कैसे ड्रॉ करते हैं बहुत ही इजीली मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, तुम स्टेप्स को बहुत ही ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं इसे इरेज करता हूं। तो चलो अब हम बनाएंगे सोलेनॉइड को। तो सोलेनॉइड को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे कुछ सर्कुलर टर्न्स। तो ये मैंने बनाया पहला टर्न, इसी तरीके से तुम्हें कुछ सर्कुलर टर्न्स बना लेने हैं, इतना काफी होगा। फिर इसे ले जाकर हम कनेक्ट करेंगे एक बैटरी से। ओके, यहां पर हमने एक स्विच को भी लगा दिया, स्विच को हमने ऑन कर दिया, तो करंट अब फ्लो कर रहा है। करंट का डायरेक्शन कन्वेंशनल डायरेक्शन, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ करंट, करंट ऊपर पहुंचा, इस वायर से होता हुआ करंट नीचे आया, फिर करंट ऊपर, फिर ये करंट घूमकर इस तरीके से नीचे आएगा, यहां से करंट ऊपर, ऐसे ही सभी में बना दो, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और वापस करंट लौटकर चला जाएगा बैटरी तक। ठीक है, तो हमने सोलेनॉइड को तो बना लिया। अब इसके अराउंड हमें दिखाने हैं कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तुम ड्रॉ मत करना, वरना तुम्हारा डायग्राम जो है वो गंदा लगेगा। तो देखो कैसे बनाएंगे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले एक लाइन बनाओ यहां पर,
कुछ इस तरीके से, ठीक। और एक और लाइन बना लो इसके नीचे कुछ डिस्टेंस पर, ठीक ऐसे ही नीचे भी एक लाइन को ड्रॉ करो और इसके ऊपर भी एक पैरेलल लाइन सेम तरीके से। अब ये जो ऊपर वाला लाइन है इसे हम कुछ इस तरीके से घुमाकर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वापस यहां लाकर अटैच कर देंगे, ठीक ऐसे ही। ये गया फील्ड लाइन और ये वापस आ गया लौटकर। नीचे भी वही काम, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इसे वापस लाकर इसी लाइन के एंड में जोड़ दो। सेम काम यहां पर भी, ये गया फील्ड लाइन घूमकर वापस आकर यहीं पर जुड़ गया। अगर कम फील्ड लाइंस बनाओगे तो तुम्हारा डायग्राम नीट एंड क्लीन लगेगा देखने में। और चाहो तो एक फील्ड लाइन को तुम बीच में कुछ इस तरीके से भी दिखा सकते हो, ठीक है। अब यहां पर किसी एक साइड को हमें लेना होगा नॉर्थ पोल और किसी दूसरे साइड को, जो ऑपोजिट साइड होगा उसे ऑपोजिट पोल कह देंगे। कहीं पर नॉर्थ पोल मानो और कहीं पर साउथ पोल मानो। हम इस साइड को कह देते हैं नॉर्थ पोल, ये वाला साइड नॉर्थ पोल और ये वाला साइड हो गया हमारे केस में साउथ पोल। हमने ऐसा माना, ठीक है। ऑल्दो ये डिपेंड करेगा कि करंट का कौन सा डायरेक्शन है। अगर वहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो वो बनेगा वहां पर साउथ पोल, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वहां बनेगा नॉर्थ पोल। बट फिलहाल डायग्राम में चीजों को सिंपल रखने के लिए हम मान लेते हैं कि ये रहा नॉर्थ पोल और ये हो गया हमारा साउथ पोल। अब तुम ये जानते होगे कि जो फील्ड लाइंस होते हैं वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगे, यानी कि नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस को बाहर की तरफ दिखाओ। यहां से जो एरो है वो बाहर की तरफ दिखाओ, नॉर्थ पोल से एरो बाहर के साइड, ठीक है। तो ये फील्ड लाइंस घूमकर लौटकर वापस आएंगे साउथ पोल पर। तो साउथ पोल के साइड जो डायरेक्शन बनाओगे एरो का वो साउथ पोल के टुवर्ड्स होना चाहिए, साउथ पोल के टुवर्ड्स। एंड नॉर्थ पोल से एरो को बाहर के साइड दिखाना है। तो नॉर्थ पोल से हमने बाहर की तरफ बना दिया एरो एंड साउथ पोल के टुवर्ड्स बना दिया। ये बनकर कंप्लीट हो गया हमारे सोलेनॉइड का डायग्राम। हमने शो कर दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ये परफेक्ट डायग्राम है, इस तरीके से ड्रॉ करोगे तो कोई भी नंबर कट नहीं होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, तो चलो हम उनका आंसर करते हैं। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब मैं कुछ और क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं। एक क्वेश्चन ये भी यहां पर बन सकता है कि सपोज यहां पर हमने इस सोलेनॉइड के बीचों बीच एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, लेट अस से दिस इज पॉइंट ए। एक और पॉइंट हम मान लेते हैं बीचों बीच पॉइंट बी। एक पॉइंट हम मान लेते हैं सोलेनॉइड के बाहर कहीं पर इस जगह पर पोल्स के नजदीक पॉइंट सी। एंड एक पॉइंट हम यहां ले लेते हैं पॉइंट डी। अब इन चारों ही पॉइंट्स पर हम कंपेयर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को, ठीक है। तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पर मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो सेम होगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड। क्यों सर? देखो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो सोलेनॉइड के बीच में लाई कर रहे हैं। एंड सोलेनॉइड के बीच में तुम याद रखना, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड के अंदर, इसे मैं लिख देता हूं यहां पर, ये बनता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेक किया जाए तो वो हर जगह सेम होगा। तो पॉइंट ए पॉइंट बी जो भी पॉइंट्स इस सोलेनॉइड के बीच में आएंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम रहेगा। तो सेम मैग्नेटिक फील्ड मैंने लिख दिया। पॉइंट सी जो है वो इस सोलेनॉइड के पोल के नजदीक लाई कर रहा है। ये जो पॉइंट होगा पॉइंट सी, या फिर अगर हम कोई पॉइंट इस साइड कंसीडर कर लेते इस पोल के नजदीक, तो यहां पर फील्ड का स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगा जो कि स्ट्रेंथ है बीच में। बीच में जितना भी स्ट्रेंथ रहेगा, सपोज कि बीच में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है अगर 10 टेस्ला, तो यहां आते आते हो जाएगा वो 5 टेस्ला, ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है, ठीक। तो पॉइंट सी पर जो वैल्यू होगी वो हाफ होगी, हाफ मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू पॉइंट ए और बी। ए और बी, ए और बी पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है उसका हाफ बचेगा पॉइंट सी पर, बट जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर पॉइंट डी पर बात की जाए, पॉइंट डी पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा, तो याद रखना नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो याद रख सकते हो, ठीक है। जीरो ही याद कर लो। पॉइंट डी पर अगर तुम देखो तो पॉइंट डी पर सोलेनॉइड के जस्ट अबव, हम ज्यादा ऊपर चले जाएंगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। अगर यहां पर हम पॉइंट ई मान ले तो वहां पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है। लेकिन अगर सोलेनॉइड के जस्ट ऊपर देखा जाए तो यहां पर हमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं दिख रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा यहां पर नेग्लिजिबल फील्ड स्ट्रेंथ होगा, या फिर आप कह सकते हो सिंपल टर्म्स में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा।
तो क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछा जाए कि 4 पॉइंट्स दे दिए जाए एंड तुमसे पूछा जाए कि कहां पर फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, तो याद रखना सोलेनॉइड के केस में जो मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो हमेशा अंदर होगा, सोलेनॉइड के अंदर। और सोलेनॉइड्स के जस्ट ऊपर अगर कोई वैल्यू दे दिया जाए या नीचे कोई अगर पॉइंट दे दिया जाए, लेट्स से ये है पॉइंट ई, तो पॉइंट ई पर या फिर पॉइंट डी पर नेग्लेजिबल फील्ड स्ट्रेंथ या फिर जीरो मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हो, सोलेनॉइड के जस्ट ऊपर या नीचे। पोल्स के पास अगर दे दिया जाए तो ये जो वैल्यू होगा वो इससे कम होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है उससे कम होगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जरूर होगा। तो मिनिमम वैल्यू होगा सोलेनॉइड के जस्ट ऊपर या फिर जस्ट नीचे, और मैक्सिमम वैल्यू होगा सोलेनॉइड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। साथ ही अगर तुम बार मैग्नेट की फील्ड स्ट्रेंथ से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैटर्न से इस पैटर्न को कंपेयर करो तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। बार मैग्नेट के अराउंड भी इसी तरीके का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न हमें देखने को मिलता है, जो कि सोलेनॉइड के केस में भी हम देख रहे हैं। बार मैग्नेट में भी नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, यहां पर भी 2 पोल्स डेवलप हो रहे हैं, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है वो बार मैग्नेट से कंपेरेबल है, बार मैग्नेट के सिमिलर है। तो ये सारी बातें भी तुम ध्यान में रखना। तो आओ अब सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन में पूछा गया है स्टेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। 2 टाइप्स के करंट, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट एंड दूसरा है डायरेक्ट करंट, यूज्ड इन द हाउस होल्ड सर्किट्स इन इंडिया। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि इंडिया के अंदर जो हम एसी करंट यूज करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो शायद आपको आंसर पहले से ही याद होगा। इसका आंसर है 50 हर्ट्ज ऑफ द एसी करंट यूज्ड इन इंडिया। अच्छा, ये इंडिया के लिए है ये वैल्यू, अलग अलग कंट्रीज में ये वैल्यू भी डिफरेंट हो सकता है। इंडिया के लिए याद रखना कि जो एसी करंट है उसका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज, यानी कि 50 वेव्स जनरेट होता है 1 सेकंड के अंदर। लेकिन अब वही बात, हर बार ये सिमिलर क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछ लिया जाएगा सेम टू सेम। कई बार क्वेश्चन में छोटे बहुत चेंजेस करके भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि इसी से मिलता जुलता एक सवाल है, हाउ मेनी टाइम्स एसी करंट यूज्ड इन इंडिया चेंजेस इट्स डायरेक्शन इन 1 सेकंड। तो ये जो एसी करंट है इंडिया में, जिसकी फ्रीक्वेंसी अभी हमने याद की 50 हर्ट्ज होती है, इसका डायरेक्शन 1 सेकंड में कितने बार चेंज होगा। तो याद रखना कि जो भी फ्रीक्वेंसी तुम्हें गिवन हो क्वेश्चन में, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, कुछ भी एक इमेजिनरी वैल्यू कुछ भी गिवन हो, उसे तुम्हें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्योंकि ये जो अल्टरनेटिंग करंट्स होते हैं, इनके एक वेव में 2 बार डायरेक्शन चेंज होता है। एक बार वेव पॉजिटिव होगा, फिर नीचे आकर नेगेटिव हो जाएगा। तो एक कंप्लीट वेव के अंदर 2 बार डायरेक्शन चेंज होता है। तो यहां पर टोटल वेव्स हैं 50, सो 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज होता है 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड के अंदर 100 बार डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अगर फ्रीक्वेंसी 100 है। अगर फ्रीक्वेंसी 60 हो तो 60 इंटू 2 120 टाइम्स चेंज हो जाएगा। तो ये सारी बातें भी ध्यान में रखना। अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, अल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट के बीच का डिफरेंस। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि एक्सप्लेन हाउ अल्टरनेटिंग करंट इज बेटर देन डायरेक्ट करंट फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन। तो इसका आंसर तुम खुद से प्रिपेयर करना और आंसर तुम मेरे साथ कमेंट में डिस्कस कर सकते हो। तो आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में गिवन है डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो इसे तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। अब हम ये देख लेते हैं कि इस पैटर्न को हम ड्रॉ कैसे करेंगे कॉपी पर। तो सबसे पहले आप कॉपी पर ड्रॉ करोगे एक कार्डबोर्ड। तो ये हमने कार्डबोर्ड बना दिया, और इस कार्डबोर्ड से अब आप पास करवाओ एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया एक करंट कैरिंग कंडक्टर कार्डबोर्ड के ऊपर, एंड ये निकला कार्डबोर्ड के पीछे से। ठीक है, इसे ले जाकर आप कनेक्ट कर दो करंट के सोर्स से। ठीक है, और करंट का डायरेक्शन हम इसमें ले लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन। ये हो गया करंट का डायरेक्शन। करंट इस तरीके से फ्लो होते हुए यहां पर आकर मिलेगा, यानी कि ये होगा नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव, नेगेटिव, एंड ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल। बीच में अगर आप चाहो तो कहीं पर स्विच को भी अटैच कर दो। तो ये हमने स्विच को क्लोज कर दिया, यानी कि करंट अब सर्किट में फ्लो कर रहा है, और करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर वापस लौटकर नेगेटिव टर्मिनल पर जाकर मीट कर रहा है। दिस इज नेगेटिव टर्मिनल और ये है पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये हमने शो किया है
एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को अब हम इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे। तो फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए आप जानते हो यहां पर यूज किया जाता है राइट हैंड थंब रूल। इसके लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज किया जाता है। ओके, और राइट हैंड थंब रूल क्या दे देगा हमें? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन दे देगा या पैटर्न दे देगा। ठीक है, तो ये पैटर्न हमने कैसे ऑब्टेन किया? ये पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए हमने एक रूल का यूज किया विच इज राइट हैंड थंब रूल। तो जब आप राइट हैंड थंब रूल को यहां पर लगाओगे तो आपको थंब को पॉइंट करना है करंट के डायरेक्शन में। तो करंट है अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में हम थंब को प्लेस करेंगे और ये जो कर्ल है यानी कि ये जो फिंगर्स का टर्निंग है ये हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न दे देगा, जो कि इस केस में होता है सर्कल्स के फॉर्म में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में। तो ये हमने ड्रॉ किया पहला सर्कल, सेकंड सर्कल और ये एक और सर्कल हम दिखा देते हैं, 3 सर्कल्स। ठीक है, और करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो अगर आप चेक करो तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनता है। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इस तरीके से आप फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी इस पर शो कर सकते हो। तो ये बनकर तैयार हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसे मैंने आपको कुछ इस तरीके से भी एक्सप्लेन किया था कुछ देर पहले, जब हमने इमेजिन किया था कि ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसके डायरेक्शन में अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हम थंब को भी अपवर्ड डायरेक्शन में रखेंगे, और फिर ऐसा करने पर जब हमने चेक किया कि फिंगर्स के टर्निंग से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या डायरेक्शन मिल रहा है तो हमने कुछ इसी तरीके का पैटर्न यहां पर देखा था। सिमिलर पैटर्न आप यहां पर भी देख सकते हो। ठीक है, ऑल्दो ये कुछ इस तरीके से होगा जिसे मैंने यहां पर ऐसे शो किया है आपको। तो यही सेम चीज आप ड्रॉ करोगे अगर करंट का डायरेक्शन अपवर्ड आप लेते हो। इस केस में अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगे, ठीक है, करंट अगर नीचे आएगा तो फिर ये जो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा ये चेंज हो जाएगा। अभी अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो करंट अपोजिट होने पर इन फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इन चीजों का भी आप ध्यान रखोगे। कुछ एक्स्ट्रा बातें, ये जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है एंड ये जो प्लेन है जिस प्लेन पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया, यहां बेटर समझ पाओगे। ये रहा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज द कंडक्टर, और ये प्लेन है जहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया। इनके बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, इस कंडक्टर और इस प्लेन के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। ठीक है, और इस केस में जब करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है और अगर हम ऊपर से ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। लेकिन अगर इसे नीचे से देखा जाए तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो अगर आप ऊपर से देख रहे हो टॉप व्यू, तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। जबकि अगर आप नीचे से देखोगे बॉटम साइड से तो फील्ड लाइंस आपको उस केस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेंगे। इस बात का आप ध्यान रखो, मैंने इस पर्टिकुलर केस के लिए ये एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ऊपर से देखने पर ये हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेगा एंड बॉटम साइड से देखने पर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें यहां पर दिखेगा। इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये पैटर्न हमने कैसे ड्रॉ किया। हमने ड्रॉ किया इसे राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से। ओके, तो अब हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले टॉपिक के क्वेश्चंस को, और ये टॉपिक है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। भाई साहब, जितना भी पेपर मैंने देखा प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें कोई भी ऐसा सिंगल सेट नहीं था जिस सेट के अंदर इस पर बेस्ड क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो इस ईयर भी इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन आने के बहुत ही हाई चांसेस हैं। इसे तो तुम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। यानी कि इस चैप्टर में अगर तुम कोई भी टॉपिक स्किप करते हो तो करना, लेकिन इस टॉपिक को तो स्किप मत करना। वैसे तो तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ना चाहिए, लेकिन इस चैप्टर का अगर मुझे बताना हो कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला टॉपिक कौन सा है तो दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हर साल इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की हम यहां पर प्रैक्टिस करते हैं। ईयर्स तुम देख सकते हो, अलग अलग ईयर्स के अंदर इस पर बेस्ड अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, बट तुमसे स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है, इस रूल से हम फाइंड क्या करते हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहां से प्रिपेयर होते हैं।
सारे तरह के क्वेश्चंस को तुम कोशिश करना कि ट्राई करके जाओ। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इस पार्ट को कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आखिर हमें बताता क्या है, इसकी हेल्प से हम किस चीज को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आंसर बहुत ही सिंपल है। अगर तुम्हारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो, यानी कि एक ऐसा वायर हो जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और इस वायर को ले जाकर अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हो, कहीं पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें तुम एक करंट कैरिंग वायर को अगर ले जाकर रख दोगे, तो इस वायर पर अब लगेगा फोर्स, और फोर्स लग सकता है लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे, किसी भी डायरेक्शन में। तो ये जो डायरेक्शन है फोर्स का, ये हमें बताता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो बहुत ही सिंपल है, चलो इसे हम लिख लेते हैं। हम इस पार्ट का आंसर कर रहे हैं। इट टेल्स, इट मतलब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब होता है वायर, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। आंसर बहुत ही सिंपल सा है कि अगर हम किसी वायर को, किसी ऐसे वायर को जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा हो, ये जरूरी कंडीशन है, ऐसा वायर नहीं जिसके अंदर करंट ना फ्लो कर रहा हो, ऐसे किसी वायर को ले जाकर रखेंगे तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा। तो वायर के अंदर करंट फ्लो होना जरूरी है। अगर वायर के अंदर करंट है, उसे ले जाकर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस वायर पर लगेगा एक फोर्स, और इस फोर्स का डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें पता चलेगा इस रूल की हेल्प से, विच इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, लेफ्ट साइड लगे फोर्स, राइट साइड लगे, ऊपर लगे, नीचे लगे, तो ये डायरेक्शन हमें लेफ्ट हैंड रूल बताता है। बाकी सारी बातें तुम ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट ये था कि हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है। अच्छा, इसके साथ एक और पॉइंट मैं यहां पर ऐड कर देता हूं। देखो, वायर के अंदर जब हम ये कहते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा होता है कि वायर के अंदर बेसिकली चार्जेस मूव करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने पढ़ा था कि चार्जेस के मूवमेंट को ही कहा जाता है करंट। तो जब ये चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो इससे तुम ये भी याद रखना कि लेफ्ट हैंड रूल हमें किसी मूविंग चार्ज, एक ऐसा चार्ज जो कि मूव कर रहा है, कहां पर मूव कर रहा है? ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। अगर मूविंग चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो उस पर भी फोर्स लगेगा, और उस फोर्स का डायरेक्शन भी हमें ऑब्वियसली फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही देगा। ठीक है, तो दोनों ही बातें एक ही है। अगर तुम ध्यान से इसे सोच कर देखो कि करंट कैरिंग वायर के अंदर भी ऑब्वियसली चार्ज ही मूव करते हैं, और उन चार्जेस पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन भी हमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही देता है। तो क्वेश्चन में तुम्हारे सामने कई बार ऐसा भी होगा कि पूछा जाएगा एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, या कोई अल्फा पार्टिकल है, कोई पॉजिटिव पार्टिकल, कोई नेगेटिव पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उन सभी पर लगने वाला जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो हमें इसी रूल की हेल्प से फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब हम समझते हैं इसके स्टेटमेंट को। मैं इसे इरेज करता हूं, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसके स्टेटमेंट को समझने से पहले हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि हम इन क्वेश्चंस में ये देख पाएं कि हम इस रूल को अप्लाई कैसे करते हैं। और एक बार आप अप्लाई करना सीख जाओगे तो स्टेटमेंट लिखना तो बहुत ही इजी है। तो इसके लिए मैंने यहां पर एक क्वेश्चन ले लिया है, और ये क्वेश्चन है 2023 का। ठीक है, 2023 में पूछा गया था, तो ये एक पीवाईक्यू ही है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक अल्फा पार्टिकल है जो कि एंटर कर रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल अगर आप याद रखना चाहो तो ये होता है कैपिटल लेटर बी, और एक अल्फा पार्टिकल इसमें एंटर कर रहा है। अल्फा पार्टिकल बेसिकली एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, तो सिंपल सा मतलब है कि एक पॉजिटिव चार्ज है। और अल्फा पार्टिकल होता क्या है एग्जैक्टली? ये होता है हीलियम +2 कैटायन। ठीक, आप सिंपल सा मतलब याद रखो कि अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव पार्टिकल है जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। और जैसा कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव या नेगेटिव किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, और अगर वो मूव कर रहा होगा, तो उस पर लगेगा एक फोर्स। याद रखिएगा, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर जीरो फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर लगेगा फोर्स। अब उसका नेचर कैसा भी हो, पॉजिटिव पार्टिकल होगा तो भी फोर्स लगेगा,
नेगेटिव पार्टिकल अगर मूव कर रहा होगा तो उस पर भी फोर्स लगेगा। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि ये जो फोर्स इस पर लगेगा उसका हमने डायरेक्शन बताना है। हमारे सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो इस फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए अब हम यूज करते हैं लेफ्ट हैंड रूल को। तो सबसे पहले आप अपने लेफ्ट हैंड को सिलेक्ट कर लेना और लेफ्ट हैंड में 3 फिंगर्स को सिलेक्ट करना, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर। थंब अंगूठा, फोर फिंगर या इसे ही इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, और मिडिल फिंगर, इन तीनों ही फिंगर्स को सेलेक्ट कर लोगे। अच्छा, इन फिंगर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि ये 90 डिग्री के एंगल पर दिखे। देखो यहां पर थंब और फोर फिंगर के बीच 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, फोर फिंगर मिडिल फिंगर के बीच भी 90 डिग्री का एंगल, और अगर नोटिस कर पाओ तो थंब एंड मिडिल फिंगर के बीच भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये अरेंजमेंट कहलाता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। आपस में इन सभी के बीच 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। एक बार तुमने फिंगर्स को कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया, इस पोजीशन को देख लो, उसके बाद अपने फिंगर्स को मूव मत करवाना। पहला मिस्टेक यही होता है कि हम फिंगर्स को ही मूव करवाने लगते हैं। तो फिंगर्स को मूव नहीं करवाना है, फिंगर्स अपनी जगह पर फिक्स्ड, ठीक। मूव क्या करवाना है फिर हमें, हम अपने रिस्ट को मूव करवा सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपने रिस्ट को मूव करवाएंगे, ऊपर नीचे जो भी करना है तुम रिस्ट को करो, लेकिन फिंगर्स अपनी जगह पर फिक्स्ड रहने चाहिए। अगर फिंगर्स मूव करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर गलत आएगा। तो पहला काम कि लेफ्ट हैंड को सेलेक्ट करना और लेफ्ट हैंड में 3 फिंगर्स को सेलेक्ट करना और फिंगर्स का पोजीशन फिक्स्ड रहने देना, फिंगर्स के पोजीशन को चेंज मत करवाना। अब समझो आगे का स्टोरी। ये जो हमारा फोर फिंगर है ये हमेशा पॉइंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर करंट, यही है, इसे याद रख लो। अगर हमने इन दोनों फिंगर्स को एक बार अरेंज कर दिया तो थंब जिस भी डायरेक्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा, वही होगा फोर्स का डायरेक्शन। इसे याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी सुन लो। एफ से फादर, एफ से फोर्स, एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड, सी से चाइल्ड, सी से करंट, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर, उसके बाद सी से चाइल्ड उसके नीचे, फादर मदर चाइल्ड, एफ से फादर, एफ से फोर्स, एम से मैग्नेटिक फील्ड, एम से मदर, सी से करंट, सी से चाइल्ड। फिंगर्स को इस तरीके से भी याद कर सकते हो। मैंने क्या बताया कि फोर फिंगर को रख देना मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर को रख देना करंट के डायरेक्शन में, जो भी डायरेक्शन होगा थंब का वही तुम्हारा आंसर होगा, वही होगा फोर्स का डायरेक्शन। चलो इसे इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो पहले तो हाथ को ऐसे फिक्स करके चलो, यानी कि ये फिंगर्स मूव नहीं करने चाहिए। इसी तरीके से इसे यहां से उठाकर यहां लेकर चलते हैं। चलो ये फिंगर्स का पोजीशन फिक्स्ड है, इसे ये ले आकर हमने यहां पर रख दिया। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही है और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमें रखना होता है फोर फिंगर को, तो ये यहां पर करेक्ट है। हमने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही रखा है फोर फिंगर को। अभी बाकी फिंगर्स पर ध्यान मत दो। करंट का डायरेक्शन तो सर गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। ओ माय गॉड, करंट तो है ही नहीं। अरे कैसे नहीं है भाई, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को याद करो। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने ये सीखा था कि करंट का वो डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव पार्टिकल है और इसका डायरेक्शन है नीचे, यानी कि करंट का डायरेक्शन भी इस केस में हमें मानना है नीचे। क्वेश्चन में ऑल्दो ये गिवन नहीं है, लेकिन हम ऐसा मानेंगे कि करंट भी नीचे है, करंट का डायरेक्शन भी नीचे है। वाई? बिकॉज अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है और करंट का डायरेक्शन सेम होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन के साथ। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उसी डायरेक्शन में करंट, ठीक। तो यहां पर पॉजिटिव पार्टिकल नीचे जा रहा है, यानी कि करंट का डायरेक्शन भी नीचे। तो हम अपने हाथ को उठाकर लेकर आते हैं, ये हमने ले आया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, फोर फिंगर, ये सही है। अब हमें इस मिडिल फिंगर को पॉइंट करना है करंट के डायरेक्शन में। सर कैसे करें? ऐसे नहीं, हाथ फिंगर्स मूव नहीं करेंगे, केवल तुम रिस्ट को मूव करवाओगे इस तरीके से। देख लो, ये हमने हाथ को उठाया, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमने पॉइंट कर दिया फोर फिंगर को, और इसके साथ हमने रिस्ट को घुमा दिया, ये देखो। तो मिडिल फिंगर आ गया करंट के डायरेक्शन में, करंट है नीचे, फोर फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब ये जो थंब है ये हमें फोर्स का डायरेक्शन दे रहा है। इस तरीके से तुम देख सकते हो कि ये आउट ऑफ द पेज चला जाएगा, इस केस में आउट ऑफ द बोर्ड चला जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कैसे हुआ वो मैंने तुम्हें समझाया। हम एक दो क्वेश्चंस और यहां पर प्रैक्टिस करते हैं जिससे ये रूल और भी क्लियर हो जाएगा। तो तुम चाहो तो इसे लिख लो, मैं इस क्वेश्चन में अब कुछ चेंजेस करूंगा। तो देखो क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है इस बार।
क्वेश्चन वही है, लगभग सिमिलर सा ही क्वेश्चन है। एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अभी भी फिलहाल सेम ही है, ऊपर की साइड इसमें मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और हमें इस बार बताना है कि इस इलेक्ट्रॉन पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ऑप्शंस वही हैं। अगर तुम चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो। तो देखो, यहां पर भी हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को ही यूज करेंगे। सबसे पहले हम अपने फिंगर्स को सही डायरेक्शन में अरेंज कर लेंगे। फिंगर्स का डायरेक्शन गलत हुआ, क्वेश्चन गलत। ठीक, तो फिंगर्स को हमने सही डायरेक्शन में अरेंज कर लिया, सभी 90-90 डिग्री के एंगल पर है, और लेफ्ट हैंड के ही फिंगर्स को हमने अरेंज किया है। अब हम रूल को यूज करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हमें रखना होता है 4 फिंगर को, तो ये हमने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में 4 फिंगर को। सर करंट इस बार भी नहीं गिवन है, कैसे नहीं गिवन है? देखो, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन गिवन है, और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में तुमने ये भी सीखा था कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन में होता है करंट का डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है करंट का डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है, और इस नेगेटिव पार्टिकल के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा करंट का डायरेक्शन। ठीक, पॉजिटिव पार्टिकल अगर क्वेश्चन में है तो जिस डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव पार्टिकल उसी सेम डायरेक्शन में ले लेना करंट। अगर कोई भी नेगेटिव पार्टिकल आ जाए, कोई भी नेगेटिव पार्टिकल आ जाए, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लेना करंट। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल था, तो मैंने इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लिया करंट का डायरेक्शन। तो हम इजिली रूल को यूज कर सकते हैं। हमने फिंगर्स को अरेंज कर रखा है, ये है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, हमने 4 फिंगर को इसी डायरेक्शन में लगा दिया। करंट का डायरेक्शन इस बार भी नीचे है, तो ये लो करंट का डायरेक्शन नीचे। इस बार भी आंसर आ रहा है आउट ऑफ द पेज। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस लेफ्ट हैंड रूल को यूज करके आंसर को फाइंड कर सकते हैं, फोर्स का डायरेक्शन बेसिकली फाइंड कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, ठीक है? तुम टाइम के अकॉर्डिंग टाइम स्टैम्प देख लेना, उसके अकॉर्डिंग तुम मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताना। तो इसका आंसर तुम मुझे कमेंट करके बताना, जो भी टाइम होगा तो वो तुम कमेंट में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें इस पर प्रैक्टिस करवाता हूं, उसके बाद हम स्टेटमेंट को लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं तुम्हें ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं, और फिर मैं इसे इरेज कर दूंगा, क्योंकि मुझे आंसर लिखने के लिए थोड़े स्पेस की जरूरत होगी। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। बाय द वे, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के पेपर में। क्वेश्चन में हमारे सामने 3 केसेस हैं, 1, 2, 3। तीनों ही केसेस में आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी सिंबल का यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और हर जगह इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन भी हमें गिवन है, यानी कि एक चार्ज पार्टिकल है, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो ऑब्वियसली उस पर लगेगा एक फोर्स। तो क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा जा रहा है कि हमें आइडेंटिफाई करना है वो केस जहां पर फोर्स मैक्सिमम लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन में। इन तीनों में से कोई एक केस ऐसा होगा जिसमें फोर्स मैक्सिमम लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन पर, और एक केस ऐसा सेलेक्ट करना है हमें जहां पर फोर्स इलेक्ट्रॉन पर मिनिमम लग रहा होगा। ठीक है, तो अब मैं इसे इरेज करता हूं। तो देखो, यहां पर मैंने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए। इन तीनों ही पॉइंट्स को अब तुम्हें याद कर लेना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट मैंने ये लिखा है कि अगर वेलोसिटी किसी भी चार्ज पार्टिकल का परपेंडिकुलर है अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ, पहले कंडीशन में अगर हम देखें तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो जब भी ऐसा कंडीशन कहीं पर तुम्हें दिखे कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच 90 डिग्री का एंगल है, या फिर वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस में फोर्स होगा मैक्सिमम। मैक्सिमम फोर्स का कंडीशन क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो 90 डिग्री के एंगल पर मूव करे मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि इस केस में है केस 1। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम फोर्स का कंडीशन। फोर्स इज मैक्सिमम हेयर। अगर रीजन क्वेश्चन में पूछा गया हो तो रीजन हमें ये लिखना होगा, बिकॉज चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड और मूविंग एट 90 डिग्री एंगल, जो भी तुम लिखना चाहो। सेकेंड पॉइंट ये है कि वेलोसिटी अगर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब है 0 डिग्री का एंगल, और एंटी पैरेलल का मतलब होता है 180 डिग्री का एंगल।
तो अगर वेलोसिटी किसी भी चार्ज पार्टिकल का पैरेलल होता है मैग्नेटिक फील्ड के या एंटी पैरेलल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस केस में फोर्स मिनिमम हम कहते हैं या सिंपली फोर्स जीरो कहते हैं। जीरो फोर्स, मिनिमम फोर्स। ठीक है, तो याद रखोगे। तो ये कंडीशंस बन रहे हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी केस 3 के अंदर। हम यहां पर देखते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, वो इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली मूव कर रहा है, तो यहां पर फोर्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो, या फिर फोर्स को आप कहो यहां पर हो जाएगा मिनिमम। ठीक, ये हो गया मिनिमम कंडीशन। तो ये है पहला आंसर, मैक्सिमम कंडीशन। ये है मिनिमम कंडीशन। अगर रीजन पूछा गया होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, बिकॉज द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, सो द फोर्स विल बी मिनिमम इन दिस केस। या फिर आप सिंपली कह सकते हो कि फोर्स जीरो ही हो जाएगा। एक और केस भी याद रखिएगा कि जब भी वेलोसिटी किसी चार्ज पार्टिकल का जीरो होगा, यानी कि चार्ज पार्टिकल अगर मूव नहीं कर रहा होगा, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर अगर होगा किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस कंडीशन में भी फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। चार्ज रेस्ट पर हो या चार्ज पैरेलली मूव करे, एंटी पैरेलली मूव करे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इन तीनों ही कंडीशंस के अंदर फोर्स जीरो। अगर चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री के एंगल पर मूव करे तो फोर्स मैक्सिमम। तो हमने इसके साथ साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी कर लिया। मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स का कंडीशन क्या होता है किसी भी कंडक्टर के लिए या किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए। कंडक्टर के लिए या चार्ज पार्टिकल के लिए वो मैंने यहां पर आपको लिखकर बता दिया। ठीक है, तो अब हम इसके स्टेटमेंट को लिखते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं इसके स्टेटमेंट को। तो स्टेटमेंट में मैंने यहां पर यह लिखा है कि अगर हम स्ट्रेच करें थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को ऑफ आवर लेफ्ट हैंड, यानी कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर को स्ट्रेच करें, कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करें कि ये सभी के सभी म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाए, यानी कि इन सभी फिंगर्स के बीच 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाए एक दूसरे के साथ। इसी को कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना। और ऐसा करने के बाद अगर ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करे, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करे, जो मिडिल फिंगर है हमारा वो करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करे, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करे। तो अगर ऐसा हो रहा होगा तो ये जो थंब होगा ये हमें फोर्स का डायरेक्शन दे देगा। याद रखिएगा ये जो थंब है इसे आप अपने स्टेटमेंट में लास्ट में मेंशन करना, क्योंकि यही आपका रिजल्ट है। रिजल्ट सबसे लास्ट में मिलेगा कि अगर हमने फोर फिंगर को अरेंज कर दिया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर को अगर हमने अरेंज कर दिया करंट के डायरेक्शन में, तब जाकर थंब हमें फोर्स का डायरेक्शन देता है। तो इसलिए इसे लास्ट में मेंशन कीजिएगा। आप स्टेटमेंट अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। ठीक है, तो इसे हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि थंब हमें फोर्स का डायरेक्शन देता है, लेकिन तब देगा जब हमने फोर फिंगर को रखा होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और मिडिल फिंगर को हमने रखा होगा करंट के डायरेक्शन में। अगर इन दो फिंगर्स को हमने सही तरीके से रखा है तो थंब हमें फोर्स का डायरेक्शन दे देगा। याद रखने के लिए आप एक एक्रोनिम बना सकते हो, FMC। सबसे ऊपर फोर्स, फोर्स मींस फादर, M से मैग्नेटिक फील्ड, M से मदर, C से चाइल्ड, C से करंट, FMC। अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर फ्यूज का क्या रोल होता है, यानी कि फ्यूज का क्या काम होता है किसी भी सर्किट के अंदर। तो याद रखिएगा कि फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि हमारे पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट को या फिर उसके अंदर प्रेजेंट किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को किसी भी टाइप के डैमेज से बचाता है।
अब ये डैमेज किस चीज से होता है? तो यूजुअली ये डैमेज होता है एक्सेस करंट से। अगर करंट की वैल्यू सर्किट के अंदर ज्यादा हो जाए, लिमिटेड वैल्यू से ज्यादा हो जाए, तो उस समय कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस या पूरा का पूरा सर्किट भी डैमेज हो सकता है। तो इसी डैमेज से हमें बचाने का काम करता है इलेक्ट्रिकल फ्यूज। ठीक है। एंड फ्यूज बना किस चीज से होता है? तो फ्यूज बना होता है एक पतले वायर से जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है जिससे ये इजिली मेल्ट कर जाए। और ये मेल्ट कब करेगा? जब फ्यूज के अंदर करंट की जो वैल्यू है वो लिमिटेड वैल्यू से एक्सीड हो जाए। यानी कि अगर सपोज कि कोई फ्यूज है 5 एम्पियर का, अगर करंट का वैल्यू 5 एम्पियर से बढ़ेगा तो वो फ्यूज वहीं पर ब्रेक कर जाएगा और फ्यूज के ब्रेक होने से पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि अब करंट सर्किट तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है। फ्यूज को हम कैसे कनेक्ट करते हैं? तो फ्यूज को हम कनेक्ट करते हैं सीरीज वे में किसी भी लोड के साथ। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो, फ्रिज, टीवी, एसी, कूलर, उसके साथ फ्यूज को सीरीज वे में कनेक्ट किया जाता है। एंड साथ ही यह भी याद रखिए कि फ्यूज को हमेशा हम जोड़ते हैं लाइव वायर में। लाइव वायर वो वायर है जो कि करंट लेकर आता है हमारे घरों तक और न्यूट्रल वायर से करंट वापस लौट जाता है। तो लाइव वायर के अंदर ही हम फ्यूज को अटैच करते हैं। फ्यूज को कभी भी न्यूट्रल वायर में नहीं जोड़ा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखोगे। एंड एक और पॉइंट आप ये भी याद रखना कि फ्यूज को हम हमेशा डिवाइस से पहले जोड़ेंगे। करंट का ये डायरेक्शन होगा कि करंट पहले फ्यूज तक जाएगा और फ्यूज के बाद वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में जाएगा। नेक्स्ट, फ्यूज वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। आपने पढ़ा होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। H का मतलब होता है हीट एनर्जी, I इज करंट, R मींस रेजिस्टेंस एंड T का मतलब वो टाइम जितने टाइम तक करंट उस सर्किट के अंदर प्रेजेंट था। ठीक है। तो फ्यूज वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। अगर करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो उस समय फ्यूज हीट एनर्जी के कारण मेल्ट कर जाएगा और फ्यूज के ब्रेक होने से पूरा का पूरा सर्किट जो है वो बचा रहेगा। इसके साथ ही मैं कुछ और पॉइंट्स आपको सजेस्ट कर देता हूं जो कि आप इस टॉपिक से पढ़ लेना, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से। पहला है कि ओवरलोडिंग क्या होता है, व्हाट इज ओवरलोडिंग, एंड इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, ओवरलोडिंग किन कारणों से होता है वो चीज। एंड दूसरा है शॉर्ट सर्किटिंग, और इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे इसे रोका जा सकता है। एंड फ्यूज, एक और पॉइंट, फ्यूज जो है वो ओवरलोडिंग से भी हमारे सर्किट को बचाता है। अर्थिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चाहोगे तो इसे चेक कर सकते हो। और फ्यूज भी मैंने डिटेल में एक वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ये आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन से देख लेना, अर्थिंग एंड फ्यूज। और ये दो क्वेश्चंस आप खुद से प्रिपेयर करना, इनका आंसर आप चाहो तो कमेंट में कर सकते हो। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम किसे कहते हैं, एंड इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमसे पूछे गए हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर डिस्कस किया था। हम एक बार देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको पूरा पूरा लिखना होगा। बेसिकली कुछ इमेजिनरी लाइंस होते हैं, ये लाइंस एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसे हम इंसानों ने ड्रॉ किया है, तो इसलिए ये इमेजिनरी लाइंस हैं जिसकी हेल्प से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट। देखो, हमारा मेन जो काम होता है वो होता है किसी भी मैग्नेट के अराउंड उसके मैग्नेटिक फील्ड को समझना। मैग्नेटिक फील्ड पूछोगे क्या होता है, तो ऐसे समझो कि सपोज ये एक मैग्नेट है, तो इसके आसपास एक ऐसा रीजन होगा जिस रीजन में अगर तुम किसी दूसरे मैग्नेट को लेकर चले जाओ तो ये मैग्नेट या तो उसे अट्रैक्ट करेगा या फिर उसे रिपेल करेगा। तो ये जो दायरा बना होता है इस मैग्नेट के अराउंड, ये कहलाता है इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, ये उसका रीजन होता है। ठीक है, और इस रीजन का स्ट्रेंथ कितना है, इस मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कितनी है, ठीक है, और इस मैग्नेटिक, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसका एक डायरेक्शन भी होगा, तो उसका स्ट्रेंथ कितना है, ताकतवर कितना है वो मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इससे समझने के लिए, इसे स्टडी करने के लिए हम हेल्प लेते हैं कुछ इमेजिनरी लाइंस की, और इन्हीं इमेजिनरी लाइंस को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
या फिर इसका एक और नाम भी तुम याद रखना, इन्हें ही हम कहते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहो या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहो, एक ही बात है। ठीक है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में समझा था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप के फॉर्म में होते हैं, ये हमेशा क्लोज्ड लूप होते हैं। एंड ये भी बात याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मोस्ट ऑफ द केसेस में यूजुअली हमेशा कर्व्ड लाइंस होते हैं। कुछ रेयर केसेस हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट होंगे, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूजुअली कर्व्ड लाइंस। एंड इसके साथ ये वाला पॉइंट याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड लूप बनाते हैं, जैसा कि तुम यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो। बीच में है ये एक बार मैग्नेट का ये है नॉर्थ पोल एंड ये है साउथ पोल। नॉर्थ पोल से तुम यहाँ देख सकते हो कि अगर यहां से हम देखना स्टार्ट करें इस पॉइंट से, तो ये फील्ड लाइन स्टार्ट हुआ और ये फील्ड लाइन घूमकर पहुंचा साउथ पोल पर, एंड साउथ पोल पर मैग्नेट के अंदर से ये फील्ड लाइन स्टार्ट होकर साउथ पोल से वापस आकर मीट कर जा रहा है इसी सेम पॉइंट पर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये क्लोज्ड लूप बन गया। लूप मींस वापस घूमकर उसी पॉइंट पर मीट कर जाता है फील्ड लाइन। तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा ऑलवेज क्लोज्ड लूप के फॉर्म में होते हैं। अब इसका रीजन जो है ये हमने डिस्कस किया था, किस तरीके से हम लिखेंगे, इन सारी बातों को हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में देख रखा है। ठीक है, चाहो तो तुम इसके साथ इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए, किसी एक पॉइंट पर मीट कर जाए। ऐसा इसलिए नहीं होता है। खैर, इसका रीजन भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है इन क्वेश्चन 1 एंड 2। देख लेना, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। 1 और 2, क्वेश्चन 1 और 2 के अंदर हमने इसी लेक्चर के अंदर इसे डिस्कस कर रखा है, तो इसे हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे यहां पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्लोजनेस, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने क्लोज हैं, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के स्ट्रेंथ को बताता है। फॉर एग्जांपल, इसे मैं कुछ इस तरीके से दिखाता हूं। ये एक मैग्नेट का पोल हम मान लेते हैं और ये दूसरे मैग्नेट का पोल। ठीक है, लेट्स से कोई भी पोल होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। और इस पोल के पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इस पोल के पास ज्यादा फील्ड लाइंस है। ठीक है, तो यहां पर ज्यादा फील्ड लाइंस हैं, ये फील्ड लाइंस क्लोज भी हैं। ठीक है, नजदीक नजदीक है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड वो स्ट्रांग होगा, कहने का ये मतलब है। और जहां पर ये जो फील्ड लाइंस हैं ये दूर दूर होंगे, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितने क्लोज होंगे, जितने ज्यादा डेंस होंगे, ठीक है, जितने ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, क्लोज होंगे एंड डेंस होंगे, वहां पर फील्ड स्ट्रांग होगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर दूर दूर है और उनका नंबर अगर कम है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। ठीक है, तो सिंपल तौर पर तुम इसे ऐसे याद रख सकते हो, द क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर कितना ताकतवर है। अगर ज्यादा फील्ड लाइंस है और वो फील्ड लाइंस क्लोज है, तो वहां पर फील्ड स्ट्रांग। अगर वो दूर दूर है और फील्ड लाइंस कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड वीक। नेक्स्ट, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसे भी समझो। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से हो कि ये आपस में पैरेलल हो जाए, ठीक, और इक्वल डिस्टेंस पर हो, यानी कि इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस और इनके बीच का डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस सेम है और ये फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल है, तो ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यही पॉइंट मैंने लिख रखा है लास्ट में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इस तरह का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम कहां पर ऑब्जर्व करते हैं, तो सोलेनॉइड के बीचों बीच यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमने डिस्कस कर लिया अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो यहां पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द पैटर्न्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग लूप। तो इस बार हमसे करंट कैरिंग लूप के अराउंड जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे उसका पैटर्न पूछा गया है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें उसे एक्सप्लेन भी करना होगा। तो पहले तो हम
इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम उसके एक्सप्लेनेशन पर आएंगे। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने सोलेनॉइड के केस में भी किया था, यही सेम क्वेश्चन हम लोगों ने बार मैग्नेट के केस में भी किया था, और करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर के केस में भी ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब बारी आता है कि हम एक सर्कुलर लूप के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को ड्रॉ करें। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बना लेता हूं यहां पर एक कार्डबोर्ड, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इसी कार्डबोर्ड के प्लेन में दिखाना होगा। ये मैंने बना लिया कार्डबोर्ड, और इस कार्डबोर्ड पर मैं 2 पॉइंट्स ले लेता हूं और इन्हीं पॉइंट्स के अबाउट हमारा जो सर्कुलर लूप है वो पास करेगा। ठीक है, तो ये सर्कुलर लूप कार्डबोर्ड के ऊपर है और नीचे वाले पोर्शन को हम कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं कि ये घूमकर यहां से ऐसे आया, इसे ले जाकर हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। बीच में हम एक स्विच को लगा देंगे। जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे तो स्विच को क्लोज करने के बाद करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टर्मिनल से और ये फ्लो होते हुए इस साइड पहुंचेगा, एंड ये पूरे सर्कुलर लूप में करंट फ्लो होकर वापस यहां से नीचे चला जाएगा, जहां से करंट वापस लौटकर बैटरी तक चला जाएगा। तो यहां पर हमने अब तक डायग्राम में ये दिखा दिया कि ये एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। ठीक है, और इसके अबाउट अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसे इमेजिन कर लो कि ये इस तरीके का कुछ होगा। ठीक है, ये हमने बेसिकली एक वायर लिया और उस वायर को हमने मोड़ करके सर्कुलर शेप दे दिया, तो ये बन गया एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। एक स्ट्रेट वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा था। अब उसी स्ट्रेट वायर को घुमाकर हम लोगों ने कुछ इस तरीके का शेप दे दिया, सर्कुलर शेप या लूप, जो भी आप इसे कहो। इसके अबाउट अब हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देखना है, लेकिन इसके अबाउट तो बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे, हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा, तो हम सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तो ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हम इस प्लेन पर, इस कार्डबोर्ड पर इन 2 पॉइंट्स को चूज करेंगे जहां से ये वायर इस प्लेन को पास कर रहा है, और इन्हीं पॉइंट्स के बीच मतलब इन्हीं पॉइंट्स के अबाउट हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को ड्रॉ करेंगे। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से भी, इस पॉइंट से भी बनेगा, इस पॉइंट से, हर एक पॉइंट से बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जिसे दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। तो हम केवल इन्हीं 2 पॉइंट्स के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न दिखाएंगे, और जो पैटर्न यहां पर आएगा वही सेम पैटर्न बाकी किसी भी पॉइंट के लिए भी होगा। तो इन 2 पॉइंट्स को मैं यहां पर नाम दे देता हूं पॉइंट ए एंड ये है पॉइंट बी। अब सर हम ड्रॉ कैसे करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अबाउट? तो इसके लिए हमें यूज करना होगा मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। इसी लेक्चर के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस के अंदर हम लोगों ने राइट हैंड थंब रूल को सीख लिया था। रूल बहुत ही सिंपल सा था कि हमें अपने राइट हैंड के थंब को रखना होता है करंट के डायरेक्शन में, और जब हम बाकी बचे हुए फिंगर्स को टर्न करते हैं तो ये टर्निंग वाले फिंगर्स हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन दे देते हैं। तो अगर हम इसे कंपेयर करें इस लूप के साथ, तो आप देखो यहां कहीं पर ये है पॉइंट ए वाला पार्ट, इस साइड पॉइंट ए, और पॉइंट ए के पास में हम देख सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन ऊपर के साइड जा रहा है। लेकिन सर आपने सर्कुलर लूप के लिए कोई ऐसा रूल तो बताया नहीं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए कुछ बताया गया हो। तो देखो रूल अभी भी राइट हैंड थंब रूल ही है। हम इस सर्कुलर लूप को ऐसा इमेजिन करेंगे कि ये सर्कुलर लूप बहुत छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ है। आप ऐसे सोच सकते हो कि इसमें बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होंगे स्ट्रेट लाइन के, और अगर हम एक ऐसा ही पार्ट कंसिडर कर ले पॉइंट ए के पास, पॉइंट ए के पास एक ऐसा ही पार्ट जो कि स्ट्रेट बिहेव करेगा, बहुत ही छोटा सा पार्ट बट वो स्ट्रेट की तरह बिहेव करेगा, तो उस स्ट्रेट पार्ट के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज कर लेंगे। हम थंब को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, पॉइंट ए पर करंट ऊपर जा रहा है तो हमने थंब को ऊपर रख दिया, और अब आप देखो पैटर्न किस तरीके का बनेगा। यहां ये देख सकते हो आप, इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस वे में घूम रहे हैं। ये कौन सा डायरेक्शन है आप सोचो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो यहां पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, इस तरीके से तो हम पॉइंट ए के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनाते हैं। मैं ए को इरेज कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। ये हमने बनाया पहला मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न। कुछ इसी तरीके से फील्ड लाइन के पैटर्न्स यहां पर हम दिखा देंगे सर्कुलर फॉर्म में, और डायरेक्शन भी हमने चेक कर लिया था। इनका डायरेक्शन है, इस केस में ऊपर की साइड है करंट, इसे हम अगर टर्न करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
ठीक, हमने पॉइंट ए के अबाउट बना लिया। अब हम चेक करते हैं पॉइंट बी के अबाउट फील्ड लाइंस का पैटर्न। तो ये है पॉइंट बी, यहां पर आप देख सकते हो पॉइंट बी, और पॉइंट बी में करंट का डायरेक्शन है नीचे की साइड। तो करंट का डायरेक्शन है नीचे की साइड, तो थंब भी हम नीचे ले जाकर रखेंगे। और अब आप देखो कि फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा लगेगा देखने में। ठीक है, फील्ड लाइंस का पैटर्न हमें कुछ इस वे में दिखाना है यहां पर बनाकर। यही सेम पैटर्न हम यहां पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बी को मैं इरेज करता हूं, इसकी जरूरत खत्म। पहला सर्कल, और सर्कल, और इसी तरीके से आप कुछ और सर्कल्स यहां पर दिखा सकते हो। ठीक है, आप अपने डायग्राम को थोड़ा क्लीन बनाना। और यहां पर हमने चेक किया जैसा कि ये जो फील्ड लाइंस होंगे ये इस बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे। क्लॉकवाइज, तो ये हो गया इनका डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इस बार जो करंट है वो नीचे की साइड जा रहा है पॉइंट बी पर, तो थंब भी हम नीचे की साइड रखेंगे। और जब हमने देखा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं फील्ड लाइंस, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने फील्ड लाइंस को दिखा दिया। इसके साथ ही अगर आप चाहो तो अगर इसे थोड़ा अच्छा तरीके से बनाओगे, आप थोड़ा क्लीन डायग्राम अगर ये होगा, तो आप बीच में भी फील्ड लाइंस को दिखा देना। और याद रखना कि बीच में आप एक फील्ड लाइन को दिखाना जो कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास यहां बीच में स्पेस होगा तो आप एक से ज्यादा फील्ड लाइंस को भी यहां पर ड्रॉ कर सकते हो। ये पैरेलल होने चाहिए, ये फील्ड लाइंस जो कि बीच में आएंगे। और ये पैरेलल फील्ड लाइंस ये रिप्रेजेंट करेंगे कि इस कॉइल के बीचों बीच यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अब हम आ जाते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को समझते हैं, उसके लिए मुझे इसे इरेज करना होगा। तो चलो अब समझते हैं इन पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट यहां पर मैंने ये लिख रखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं नियर द कॉइल एट पॉइंट्स ए एंड बी, यहां पर लिख दो पॉइंट ए, यह है पॉइंट बी। अच्छा, इस डायग्राम को ड्रॉ करते समय एक सावधानी ये रखना कि तुम इन पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी को थोड़े डिस्टेंस पर बनाना, जिससे तुम ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सको और तुम्हारा डायग्राम ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो मैंने ये लिखा है पहला पॉइंट कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं नियर द कॉइल, कहने का मतलब कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के नजदीक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनका पैटर्न तुम देख सकते हो कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में है। तो ये पहला प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल कैन बी कंसिडर्ड यूनिफॉर्म। अगर हम सेंटर ऑफ द कॉइल की बात करें, कॉइल के बीचों बीच, तो यहां पर तुम देखो तो ऑलमोस्ट ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ये ऑलमोस्ट पैरेलल हैं। और जहां पर पैरेलल फील्ड लाइंस हो, इक्वल डिस्टेंस पर हो, वहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ऐसा माना जा सकता है कि यहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ठीक है, बी सिंबल होता है मैग्नेटिक फील्ड का। अगला पॉइंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द सेंटर। ये बात भी ध्यान रखना कि यहां पर बीचों बीच, जहां पर मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहा, यहां पर अगर हमें इस पूरे सर्कुलर कॉइल से बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताना हो कि सबसे ज्यादा कहां पर है, तो यहां पर याद रखना कि इसके बीचों बीच मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का होता है इस पूरे कॉइल के बीचों बीच। ठीक है, अब ऐसा होने का रीजन ये है बिकॉज द फील्ड लाइंस एट द सेंटर आर इन द सेम डायरेक्शन, सो दे कंबाइन टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। देखो, मैं यहां पर दो फील्ड लाइंस को एक्सप्लेन करता हूं। इसे देखो, सबसे लास्ट वाले को, और इसे देखो। ये वाला फील्ड लाइन इस तरीके से घूमकर ऊपर की साइड जा रहा है, और यहां पर अगर हम इसे देखें तो यहां पर भी ये जो फील्ड लाइन है ये घूमकर कुछ इस तरीके से यहां पर जा रहा है। बट बीच में अगर तुम देखो तो इनका डायरेक्शन बीच में ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएगा। देखो, ये घूमकर ऐसे गया ऊपर, और ये वाला घूमकर इस साइड से ऐसे घूमकर ये भी ऊपर जा रहा है। तो इसलिए बीच में जो फील्ड लाइंस होंगे
वो सेम ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन सेम है तो उनका स्ट्रेंथ ऐड हो जाता है, जिस वजह से यहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्योंकि फील्ड लाइंस का डायरेक्शन सेम है, इस वजह से उनका स्ट्रेंथ आपस में जुड़ जाता है। तो यही सेम बात मैंने यहां पर लिख रखा है। इसी कारण से यहां पर बीचों बीच हमें, कॉइल के बीचों बीच हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो ये सारे क्वेश्चंस तुमसे पूछे जा सकते हैं कि कॉइल में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहां पर मिलेगा, तो बीच में मिलेगा। क्यों मिलेगा? बिकॉज यहां पर जो फील्ड लाइंस है वो सेम ही डायरेक्शन में है, इसलिए उनका स्ट्रेंथ ऐड हो जाता है। ये सारी बातें तुम्हें एक्सप्लेन करने को आ सकता है, ये भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। और कॉइल के बीचों बीच जो फील्ड लाइंस हैं उनका नेचर किस टाइप का होता है, वो किस शेप के होते हैं, तो वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होते हैं। ये सारी बातें तुम लिख सकते हो पेपर में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को कर लिया है अब कंप्लीट। लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें कहा था कि हम इसमें 10 ही क्वेश्चंस करेंगे, बट जैसा कि अब तुम लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हो तो तुमने नोटिस किया होगा कि हमने 10 से कई ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 20 से 30 क्वेश्चंस हम लोगों ने इस लेक्चर के दौरान सॉल्व किया, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस लेक्चर के दौरान तुम्हें एक्सप्लेन किया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं। देखो, ऐसा करने का रीजन मेरा एक ये भी था, बिकॉज कई स्टूडेंट्स ने कमेंट करके मुझे कहा था कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का उन्हें वन शॉट चाहिए, बट मैं वन शॉट प्रिपेयर नहीं कर सका। तो इस लेक्चर के अंदर मैंने इतने ज्यादा क्वेश्चंस तुम्हें एक्सप्लेन कर दिए हैं जो कि किसी भी वन शॉट लेक्चर से ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। अगर ये लेक्चर तुमने पूरा देख रखा है तो किसी भी वन शॉट लेक्चर को देखने की जरूरत मेरे अकॉर्डिंग अब तुम्हें नहीं है। हाँ, कुछ टॉपिक्स मैंने इस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया है, जैसे कि ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया, बार मैग्नेट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया। तो तुम अगर थोड़ा सा बुक को कंसिडर कर लो इस लेक्चर को देखने के बाद, तो इस चैप्टर से आई डोंट थिंक कि तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में छूटने वाला है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। महादेव।